हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने बात की थी कुछ इम्पॉर्टेंट मिसाइल के बारे में और इसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल के बारे में। लॉन्च व्हीकल का उपयोग किस लिए किया जाता है और भारत के पास कितने लॉन्च व्हीकल हैं, हम इसमें शॉर्ट नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। जितने भी लॉन्च व्हीकल हैं हमारे पास उसका अपडेट क्या है आज की क्लास में आपको बताता हूँ। लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या होता है? व्हीकल का मतलब वाहन होता है। पृथ्वी की कक्षा में, ये मान लीजिए पृथ्वी है हमारी, और इस पृथ्वी के जो बाहरी कक्षा की बात करें, वृत्ताकार पथ जो है, यहाँ पर उपग्रहों को पहुँचाने के लिए जो वाहन प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम लॉन्चिंग व्हीकल कहते हैं। जी, पृथ्वी उपग्रहों को किसी कक्षा में स्थापित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रॉकेट क्या कहलाते हैं? लॉन्चिंग रॉकेट कहलाते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल कहलाते हैं। और भारत की बात की जाए, जो हमारा इसरो है उसके पास उल्लेखनीय प्रक्षेपण का एक पूरा का पूरा बेड़ा है। बहुत सारे उनके पास लॉन्चिंग व्हीकल है। ठीक है, तो भारत के महत्वपूर्ण परिचालन प्रक्षेपण वाहनों का विवरण हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। अगर आप इस इमेज में देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको कुछ व्हीकल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है SLV, दूसरा है ASLV, तीसरा है PSLV और चौथा है GSLV। और हाल ही में आपने GSLV Mark 3 के बारे में तो सुना ही होगा। तो अगर आप देखो कि हमने अंतरिक्ष में जो कदम रखा तो सबसे पहले हमारे पास SLV थी। SLV की क्या खास बात है, वो किस प्रकार के लॉन्च करता है किसी उपग्रह को, हम देखेंगे। बट अगर आप देखोगे इनके आकार में तो आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा कि कहाँ पहले एक छोटा सा प्रक्षेपण यान था और आज हमारे पास इतना भारी भरकम प्रक्षेपण यान है। चलिए इसको एक बार थोड़ा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ भारत के अपने पहले प्रक्षेपण यान के बारे में, जिसे SLV कहते हैं। SLV प्रक्षेपण यान जो है वो 4 चरणों का था। कितने चरणों का? 4 चरणों का। देखिए, अभी 4 चरण हैं, 1, 2, 3 और ये 4, और चारों के चारों में ठोस प्रणोदन का उपयोग किया गया है। ठोस प्रणोदन का उपयोग किया गया है, जिसे हम HTPB नाम देते हैं। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। और यहाँ पर जो है वो है उपग्रह। सो बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं कि SLV, तो भारत द्वारा विकसित सबसे पहली लॉन्च व्हीकल जो है वो है SLV, जिसे हमने क्या नाम दिया? सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जिसे इसरो के द्वारा 1970 के दशक में रोहिणी श्रृंखला के उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए प्रयोग में लाया गया था, विकसित किया गया था। और इस परियोजना को APJ अब्दुल कलाम के अध्यक्षता में शुरू किया गया। तो SLV जो है, इसकी कुल कितनी उड़ानें हुई थी? इसके कुल 4 उड़ान थी, जिसमें SLV 3, सबसे पहले की बात की जाए तो SLV 3E1, ध्यान रखिएगा जो 3 है, ये जो पहली परियोजना थी SLV 3 नाम दिया गया था, और इसकी पहली उड़ान थी E1। अगस्त 10, 1979 को स्टार्ट किया गया था और इसे रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड का उपयोग, ये रोहिणी बेसिकली क्या है? एक रिसर्च उपग्रह था जो आपके फोटो स्मोक है उसके अध्ययन के बारे में, है ना, ओजोन के क्षरण के बारे में, और जो है जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसी के अध्ययन के बारे में इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, लेकिन ये पहला जो मिशन था हमारा वो असफल हो गया था, फेल हो गया था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है SLV 3E2, है ना, 1988 को, वैसे अगर ये याद रखने की जरूरत नहीं है, 1988 को रोहिणी सैटेलाइट श्रृंखला RS1, दूसरी D1 जो 1981 को रोहिणी सैटेलाइट RSD1, और उसके बाद SLV 3 की बात करें तो अप्रैल 17, 1983 में ये भी रोहिणी सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने के लिए किया गया था।
तो इसमें से एक जो है वो असफल हो गया। हालांकि जो SLV है इसमें जो उपग्रह का वेट था वो काफ़ी कम था, तो हमने क्या किया कि इसमें जो 4 चरण थे इसमें एक और चरण ऐड कर लिया, यानी कि इसे थोड़ा सा एडवांस बना दिया गया, ठीक है। और SLV को हमने क्या किया, अधिक विकसित करके बनाया था, किसे, ASLV को, जिसका नाम है एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसमें कितने चरण, इसमें 5 चरण, 1 2 3 4 और 5, और इस पांचों के पांचों में क्या यूज़ किया गया, ठोस प्रणोदन का यूज़ किया गया। हालांकि ये जो है मिशन हमारा ज़्यादा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि SLV D1 और D2 जो है ये क्या हो गया आपके, ये मिशन अनसक्सेसफुल हुआ। और इसमें जो हमने पेलोड लिया उसी रोहिणी श्रृंखला के ही विस्तारित श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने इसमें, है ना, रोहिणी सीरीज के स्ट्रेच रोहिणी सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया, जिसमें से कि 2 अनसक्सेस थे और 2 सक्सेस हो गए, यानी कि D3 और जो D4 है वो जो है फेल हो गया। हालांकि ये हमारी शुरुआती चरण थी अंतरिक्ष के क्षेत्र में। अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भारत ने जो कदम रखा, व्यावसायिक रूप से जो कदम रखा, वो था PSLV। भारत का PSLV एक मील का पत्थर साबित हुआ। PSLV की जो उड़ान थी अभी तक केवल एक ही उड़ान असफल रही, और बाकी आज तक सारी की सारी उड़ानें जो है वो सफल हुई है। हाँ, सारे के तो सारे नहीं, लेकिन शुरुआती की कुछ उड़ानें और अभी जो लेटेस्ट उड़ान हुई है उसको हम देखते हैं। तो पहले हम एक बार जानते हैं PSLV के बारे में कि भारत का ये तीसरी पीढ़ी का लॉन्चिंग व्हीकल है, जिसमें सबसे पहली बार द्रव प्रणोदन का उपयोग हुआ है। इसके पहले दोनों में हमने ठोस प्रणोदन का यूज़ किया था। तो भारत की पहली लॉन्चिंग व्हीकल जिसमें द्रव प्रणोदन का उपयोग किया गया है वो है आपका जाकर PSLV। ये बेसिकली क्या करता है, सुदूर संवेदी उपग्रह को, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को ध्रुवीय कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाई हम सैटेलाइट अगर देखा जाए तो 2 जगह प्रक्षेपित करते हैं, एक आपके ध्रुवीय कक्षा में और एक आपकी भूस्थैतिक कक्षा में। तो जो ध्रुवीय कक्षा में यहाँ पर जो होता है वो रिमोट सेंसिंग के लिए सैटेलाइट होते हैं। वो केवल पृथ्वी के बारे में जानकारी लेने के लिए मौसम संबंधी उपग्रह हो सकते हैं, और यहाँ पर जो स्थापित किए जाते हैं वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं। इसको हम डिटेल में आगे वाली सीरीज में समझेंगे, जब मैं आपको भारत के उपग्रहों के बारे में बताऊंगा कि भारत के पास कितने प्रकार के उपग्रह हैं। यहाँ हम केवल लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में बात करते हैं। PSLV जो है इसरो का आधार है, और ये बहुत ही आप बोल सकते हो कि PSLV जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है आपके लॉन्चिंग व्हीकल की, जिसने 2 महत्वपूर्ण उड़ानें की हैं, जिसमें मंगलयान और चंद्रयान फर्स्ट भी शामिल है। ये भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों के विभिन्न कक्षाओं में कई प्रक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। देखो PSLV की बात करें तो PSLV जो है वो एक मल्टी ऑर्बिट और मल्टी उपग्रह कैपेबिलिटी के साथ आता है, यानी कि PSLV एक साथ कई उपग्रहों को विभिन्न कक्षाओं में प्रक्षेपित कर सकता है। अब आइए एक बार देखते हैं कि हमारे कौन कौन से जो उड़ानें हैं इससे हुई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं PSLV की जो सबसे पहली उड़ान थी D1, इसे सितंबर 20 1993 में प्रक्षेपित किया गया था। इसमें जो लॉन्चर टाइप था वो G टाइप था, और इसने क्या पेलोड किया, अपने IRS-E1, है ना, इसे प्रक्षेपित किया गया था, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। लेकिन यह मिशन जो है सबसे पहली बार में ही असफल हुआ। हालांकि इस मिशन के बाद हमने कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। इसके बाद जो है PSLV D2 जो आपका 15 अक्टूबर 1994 को PSLV G से IRS-2P से प्रक्षेपित किया। उसके बाद फिर PSLV D3, ठीक है, PSLV C1, PSLV C2, ठीक है। अब इस PSLV C2 की बात करें तो इसने ओशन सेट मतलब जो आपके समुद्र है, समुद्र पर निगरानी रखने के लिए, समुद्र के चित्रों को लेने के लिए इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। और भारत का ये जो मिशन है PSLV जो C2 है, ये भारत का एक पहला ऐसा मिशन बोल सकते हो जिसने एक साथ 3 सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया था। C2 ये भारत का पहला ऐसा लॉन्चिंग व्हीकल है
जिसने क्या किया, एक साथ 3 सैटेलाइट को, जिसमें से एक भारत का और बाकी 2 विदेशी उपग्रह थे, और इसी को हम कहते हैं आकाश का नया तारा। आकाश का नया तारा, जो हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक व्यावसायिक कदम जो बढ़ाया, उसकी शुरुआत हमारी कहाँ से हुई, PSLV C2 से हुई। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं जो इसी श्रृंखला में है, लेकिन ये 4 मैंने आपको क्या किए, 5 पुराने बढ़ाए। अब मैं आपको 2023 से अब तक जो है उसको एक बार बताता हूँ। तो PSLV C55 जो है अप्रैल 22 2023 को PSLV CA। अब यहाँ अगर आप देखोगे कुछ अलग अलग वेरिएंट हैं, जैसे CA है, XL है, DL है, ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। तो ये TELEOS 2 को प्रक्षेपित किया। उसके बाद PSLV C56 से जुलाई 30 2023 में, है ना, DS-SAR उपग्रह को प्रक्षेपित किया। PSLV C57 से सितंबर 2 2023 को PSLV XL से आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। देखो जो आदित्य L1 है ये अभी पेपर में आया भी था, कुछ पेपर में, तो आपको ये इसके वेरिएंट कौन कौन सा इसका वेरिएंट है, इसके पेलोड। आदित्य जो L1 है ये भारत का पहला सौर मिशन है, भारत का पहला सूर्य मिशन बोल लो उसको, सूर्य मिशन है, जो किस पॉइंट पे रखा गया है आपको पता होगा, L1, L2, L3 या L4, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसके बाद अभी हाल में 2024 की बात की जाए तो PSLV C58 के द्वारा 1 जनवरी 2024 को PSLV DL के द्वारा एक्सपोसैट जो है वो उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। और गाइज अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो 2 मिशन जो है हमारे सबसे महत्वपूर्ण मिशन, जिसमें PSLV C11 जो अक्टूबर 22 2008 में, है ना, PSLV XL के द्वारा चंद्रयान 1 मिशन को भेजा गया था, और PSLV C25 के द्वारा नवंबर 5 2013 में XL के द्वारा मंगलयान मिशन को भेजा गया था। अब आप सोच रहे हो कि क्या ये जो डेट है ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अभी जो अभी एक एग्ज़ाम हुआ था आरओ का पेपर, आरओ के पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि मंगलयान मिशन कब भेजा गया था। तो मैं आरओ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो करंट के टॉपिक तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। आपके यूपीएससी में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को डाला जा सकता है कि चंद्रयान मिशन को कब हुआ कब नहीं हुआ। तो थोड़ा सा स्पेस मिशन में भी हमने बहुत किया, तो आपको भी एक तो आदित्य, एक एक्सपोसैट, चंद्रयान 1 और मंगलयान, इसको थोड़ा सा डिटेल में, है ना, आप देख सकते हो, क्योंकि ये एक प्री के लिए एक सीरीज है। तो यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट लॉन्चिंग व्हीकल है मैं आपको वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं GSLV। GSLV भारत का सबसे ताकतवर, सबसे हैवी लॉन्चिंग व्हीकल है। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। तो GSLV को विशेष रूप से भारी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये अपने ऊपरी के चरणों में एक तरल प्रणोदन, अभी देखो यहाँ पे अगर मैं PSLV की बात करता हूँ तो PSLV में 4 चरण हैं। पहला 1, 2, 3 और एक 4। तो इसके पहले ये पहला और जो आपका तीसरा है इसमें सॉलिड का यूज किया गया है, ठोस का उपयोग किया गया है, ठोस प्रणोदन का यूज किया गया है। और इसके दूसरे और चौथे में द्रव प्रणोदन का यूज किया गया है, द्रव। और यहाँ तो उपग्रह है। तो SLV में 4 स्टेज, ASLV में कितने स्टेज, 5 स्टेज, लेकिन उन सब में ठोस। और हमारा PSLV जो है इसके पहले और तीसरे में ठोस, दूसरे और चौथे में द्रव ईंधन। अब द्रव ईंधन में क्या यूज करते हैं मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, एक बार जाके उसे आप देख लीजिए। तो अगर मैं आपसे बात करूँ GSLV के बारे में, तो GSLV में ज़्यादा स्टेज नहीं है। ये आपका उपग्रह हो गया, इसका पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज। पहले में है ठोस, दूसरे में है द्रव, और तीसरे की बात करें इसमें है क्रायोजेनिक। इसमें क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया गया है, जिसमें, है ना, -H2O और माइनस ऑक्सीजन का उपयोग किया गया है। तो पहला क्या है कि अपने ऊपरी चरणों में एक तरल प्रणोदन प्रणाली को नियोजित करता है, जिसमें कि स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक सबसे ऊपर में है। और जो हमारे पास क्रायोजेनिक है वो C20
20 इसका उपयोग किया गया है। अब GSLV के कितने चरण हैं? GSLV के 3 चरण हैं। पहला है मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3। चलिए इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी कि आपका GSLV मार्क 3 की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात तो ये किस श्रेणी में आता है? हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। ये टनों तक के, ये 4 से 5 टन तक के उपग्रह को प्रक्षेपित करने में सक्षम है। ठीक है, ये GTO ऑर्बिट की बात करें तो इसमें कितने 4000 किलो, और पृथ्वी की जो निम्न कक्षा है लियो की बात करें तो उसमें एक लगभग कितने 10,000 किलो तक के उपग्रह को प्रक्षेपित कर सकता है। ध्यान रखिएगा कि ये इसका उपयोग हम उस सैटेलाइट के आधार पर करते हैं कि उनका कार्य क्या है। जैसे अगर मान लीजिए पोलर पे होगा, पोल पे अगर होगा तो पोल जो है उसकी जो कक्षा होती है वो लगभग कितनी होती है 400 से लेकर के 2000 के बीच होती है, हम लियो बोल सकते हैं। तो लियो के अंदर में क्या कर सकता है, ये 10,000 तक पहुंचा सकता है। और GTO की बात करें या आपका जाकर के भूस्थितिक कक्षा की बात करें तो यहाँ पर कितने तक, यहाँ पे 4000 किलो तक के उपग्रह को, और यहाँ पर कितने 10,000 किलो तक के उपग्रह को प्रक्षेपित कर सकता है। ये इतना वेरिएंट इसलिए है क्योंकि ये डिस्टेंस है यहाँ पे 36,000 किलोमीटर दूर तक है और यहाँ पे 4 से 2000, तो डिस्टेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। अब अगर मैं बोलूँ इसके बारे में और क्या क्या खास बात है, तो जो LVM-3 है जिसे GSLV मार्क 3 भी कहते हैं, सबसे नया और सबसे शक्तिशाली है और यह पूरी तरीके से स्वदेशी क्रायोजेनिक से युक्त है। मार्क 1 की बात करें तो मार्क 1 में जो है रसिया का क्रायोजेनिक इंजन लगा था, बट अब फिलहाल हमारे पास जितने भी GSLV मार्क 3 के जो पार्ट हैं, जो वेरिएंट हैं, उन सब के अंदर में है ना स्वदेशी रूप से क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जा रहा है। LVM-3 अंतरिक्ष यान सहित भारी उपग्रह को लॉन्च करने के लिए भी महत्वपूर्ण है, ये तो आपको पता ही है। और हमारे जितने भी गगनयान मिशन की बात करें या चंद्रयान 3 की बात करें, है ना, हमने से गगनयान 3 की बात करो या फिर आपका चंद्रयान 3 की बात करो, हमने GSLV सही से लॉन्च किया है। तो एक बार इसे देखते हैं कि जितनी सीरीज़ है, मैं आपको सारी सीरीज़ एक बार बता देता हूँ कि हमने अभी तक कितने GSLV को लॉन्च किया है और इसका लेटेस्ट वर्जन भी कर लेते हैं। ज़्यादा इसकी लॉन्च नहीं हुई, इसकी सबसे पहली उड़ान की हम बात करें तो ये है GSLV D1 जो 18 अप्रैल 2001 में हुई थी और GTO ऑर्बिट में इसका यूज़ किया गया था, मतलब प्रक्षेपित किया गया था और पेलोड था GSAT-1। उसके बाद है GSLV D2, ठीक है, ये है आपका 2003 में GSLV GSAT-2 के द्वारा। फिर GSLV F01, ये आपका जा करके इसे एड्यूसेट हमने लॉन्च किया। उसके बाद जो है 2006 में हमने GSLV F02, ये जब हमने लॉन्च किया तो ये बेसिकली इनसेट 4C को लेके गया था, बट ये मिशन जो है वो फेल हो गया। फिर GSLV F04 सितंबर 2007 को भेजा था, ठीक है, ये सक्सेस हो गया। इसने इनसेट 4CR, ये सारे जो इनसेट देख रहे हो इंडियन नेशनल सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन वाले सैटेलाइट है। ये जो देख रहे हो ये कौन से है, कम्युनिकेशन संचार उपग्रह में इन्हें हम रखते हैं। उपग्रह वाले सेगमेंट में आपको मैं बताऊंगा कि कितने कौन से उपग्रह क्या क्या होते हैं। यहाँ पे केवल हम लॉन्चिंग व्हीकल की बात कर रहे हैं। उसके बाद GSLV D3 जो अप्रैल 15 2010 में भेजा गया था, ये भी फेल हो गया मिशन, ये भी स्वदेशी इंजन था, इसमें काम नहीं कर पाया। फिर GSLV F06, ये दिसंबर 25 2010 में इसे भी हमने भेजा था, ठीक है, ये भी मिशन जो है फेल हो गया। जो रेड से मैंने मार्क करके रखे हैं ये मिशन जो है फेल हो गए हैं और बाकी सफल मिशन है। और उसके बाद GSLV जो D5 है, ऐसा माना जाता है कि ये पहला स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया था GSLV 5। तो ये पहला GSLV है जिसमें भारत का बना हुआ स्वदेशी रूप से इंजन था। इसके पहले जो ये सब D1, D2, F01, इसमें जो है वो भारत का क्रायोजेनिक इंजन नहीं यूज़ किया गया। तो जनवरी 5 2014 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन से GSAT-14 को लॉन्च किया। उसके बाद फिर हम सफलता की ओर आगे बढ़ गए। फिर GSLV D6 के द्वारा
हमने GSAT-6 मिशन को किया 2015 में, फिर GSLV F-05 2016 में इनसेट 3DR को भेजा, GSLV F-09 को हमने 2017 5 मई को हमने GSO ऑर्बिट में GSAT-9 सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया। फिर इसके जो F-08 है जो 2008-18 में, GSLV F-11 यानी कि 11 2018 में से किया गया। लेकिन GSLV F-010 इसे हमने 2021 में भेजा था, लेकिन ये मिशन जो है हमारा फेल हो गया। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा पहला स्वदेशी इंजन था वो तो आपका GSLV D5 था। उसके बाद हम जाकर के कितने नंबर पे, यानी कि 2014 से 2021 में आकर के एक हमारा मिशन फेल हुआ है जो EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। थोड़ा हैवी सैटेलाइट था बट उसे हम प्रक्षेपित नहीं कर पाए। उसके बाद GSLV F-12 मई 2023 में, है ना, GTO ट्रांसफर ऑर्बिट में इसे हमने भेजा था NVS-1 उपग्रह को भेजने में। और अभी फिलहाल 2024 की बात करें तो GSLV F-14 फरवरी 17 को 2024 में GTO में भेजा गया इनसेट 3DS उपग्रह को। तो अब देखो यहाँ से जब, क्योंकि अभी सबसे जो नया हमने विकल्प भेजा है, ठीक है, वो इस 2024 में वो आपका GSLV F-14 है। तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ प्री के बन सकते हैं। तो ये तो GSLV की बात थी। नेक्स्ट आते हैं हम कि वर्तमान विकास और घटनाएं 25 फरवरी 2024 तक क्या क्या मामला है। तो पहला है PSLV एक्सेल अपग्रेड। एक्सेल का मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्रा लार्ज, जो हैवी सैटेलाइट होते हैं, किसी विशेष उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसरो ने उन्नत PSLV एक्सेल को, है ना, EOS-03 उपग्रह और 2 अन्य के साथ 10 फरवरी 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह अपडेट PSLV एक्सेल की पेलोड क्षमता को लगभग 100 किलोग्राम तक बढ़ा देता है बाकी के वेरिएंट से, जैसे PSLV कोर एलोन वर्जन है ना, PSLV स्टैंडर्ड वर्जन है, उन सब से ये 100 किलो इसमें हम बहुत ज़्यादा प्रक्षेपित कर सकते हैं। और GSLV MK3 संवर्धन, इसने GTO के लिए GSLV MK3 की पेलोड क्षमता 6 टन तक सक्रिय रूप से बढ़ाने पे काम चला, जैसे कि मैंने आपको बढ़ाया। इसके अलावा प्रक्षेपण की लागत को कम करते हुए, देखो जो भी हम लॉन्चिंग विकल्प बनाते हैं इसमें बहुत कॉस्टिंग जाती है, 600, 700, 800 करोड़ रुपए तक। हम एक ऐसा विकल्प बना रहे हैं कि वो विकल्प क्या करे, जाए और पूरा वापस आ जाए, इनकी रीयूजेबल लॉन्चिंग विकल्प बना रहे हैं। इससे भारत जो होगा उसके कदम अंतरिक्ष में ज़्यादा दूर तक जाएंगे, क्योंकि लागत हमारी कम हो जाएगी। तो जो भारत है अभी पुनः प्रयोजन बनाने का, यानी कि रीयूजेबल लॉन्चिंग विकल्प बनाने पर कार्य कर रहा है। और मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस पर कहाँ तक, हम वहाँ तक, हम उस मिशन में कहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है, अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान कौन है? NSLV का विकास, है ना, न्यू जनरेशन की है, न्यू जनरेशन, अभी हम इस पर विकास कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा 10 टन की लक्षित पेलोड क्षमता वाला जो अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है वो हम उस पर थोड़ा सा काम कर रहे हैं। तो आइए हम एक बार बात करते हैं रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में। थोड़ा बहुत अगर आपने देखा होगा तो ये एक प्रकार का एक यान टाइप का है, जिस पे हम क्या करेंगे, है ना, अपने उपग्रह को, जैसे मान लो ये आपका जाके RLV है, हमने क्या किया, इस पर एक लॉन्चिंग व्हीकल लगा ली। अब ये जाएगा, जाने को ऐसे प्रक्षेपित कर देगा, ये ऊपर चल जाएगा और बाकी ये जो है वो हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो इसरो और उसके जो सहयोगी हैं, जो अन्य संस्था है, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक में RLV तकनीक का परीक्षण जो है उन्होंने सफलतापूर्वक किया है। एयरफोर्स ने चिनूक हेलीकॉप्टर का उपयोग करके RLV-TD को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ने हेतु किया था। हालांकि ये अभी हम प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं कि कहाँ तक ये संभव होगा। इन फ्यूचर हम इस क्षेत्र में भी बहुत आगे तक जाएंगे। अब नेक्स्ट आते हैं, सबसे छोटे सैटेलाइट हैं जिसको बोलते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, अभी इसकी 2 ही उड़ान हुई है और 2 उड़ान में सबसे पहली है SSLV D1। इसने EOS-02 मिशन को किया था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसको बोल सकते हो, अगस्त 7 2022 में। ठीक है, लॉन्चिंग टाइप क्या है, स्मॉल सैटेलाइट, छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए। और दूसरा हमने क्या किया था, SSLV D2, ये आपके फरवरी 10 2023 में EOS-07 को।
तो भारत जो है वो जो विदेशी कंपनी है, आप ऑन डिमांड बोल सकते हो कि भाई मेरे पास एक उपग्रह है और उसे हमें प्रक्षेपित करना है, तो भारत तुरंत जो अगर उसको करना चाहे तो आपका इस प्रकार के लॉन्चिंग व्हीकल से कर सकता है। और भारत में एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट, उन्होंने भी एक विक्रम एस नाम का क्या बनाया है, लॉन्चिंग व्हीकल बनाया है, जो कि छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। और इस मिशन को हमने नाम दिया है मिशन प्रारंभ। क्या नाम दिया है? मिशन प्रारंभ। तो भारत की एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने एक लॉन्चिंग व्हीकल विक्रम एस का प्रक्षेपण 18 नवंबर 2022 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में साउंडिंग रॉकेट लॉन्च कॉम्प्लेक्स से सफलतापूर्वक किया है। और ये भारत में किसी निजी कंपनी के द्वारा निर्मित जो है वो क्या है, आपका पहला लॉन्चिंग व्हीकल है। ये हमारे भारत के कुछ लॉन्चिंग व्हीकल थे जिसको मैंने आपको अपडेट से बता दिया। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर हों तो आप अब आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास को हम यहाँ रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ छोटे छोटे टॉपिक को लेकर आपके सामने फिर से हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।